जय हिंद। न्यूज़ विद आज़ाद खालिद में आपका स्वागत है और ये वक्त है प्राइम टाइम न्यूज़ विद आज़ाद खालिद और हाजिर हैं आज की तमाम कुछ खबरें लेकर आपके सामने। आज कई बड़ी बातें हुई और कई बड़ी खबरें रहीं और एक बात और मैं बता दूं, बड़ी बातें, बड़े दावे और लंबी फेंकने पर अगर टैक्स लगता या कोई पाबंदी होती तो शायद कुछ लोगों की तो सारी कमाई इसी टैक्स में चली जाती। क्योंकि अगर आप बात करें बड़ी बड़ी फेंकने वालों का जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं, खासतौर से कोरोना के इस दौर में कैसी कैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन कई ऐसे अफसोसनाक और शर्मनाक चेहरे भी सामने आए जिनको लेकर शायद समाज में जो लोग हैं उनको शर्मिंदगी भी हो रही होगी। पुलिस पर जो लोग आपके लिए मदद के लिए खड़े थे, जो आपकी मदद करने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहे थे, उन्हीं पुलिस वालों पर लोगों ने पथराव भी किया, उनके साथ मारपीट भी की। उन्हीं डॉक्टर्स को जो कि आपके लिए ज़िंदगी देने के लिए और आपके लिए एक तरह से ज़मीन के भगवान बनकर आए थे, उन पर लोगों ने मारपीट भी की और कई तरह की अभद्रता भी की। हालांकि कई जगह से पुलिस की भी ज्यादती की खबरें आई हैं और पुलिस ने भी कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ है कि पुलिस ने अपने अधिकारों का शायद ज़्यादा प्रयोग किया या फिर अपने कर्तव्यों में कुछ बढ़ चढ़कर काम करने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ डंडे का जमकर इस्तेमाल किया है। लेकिन इस सब के बीच कई बड़ी खबरों पर आज चर्चा करने का मन है और ख़ासतौर से मैं बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो एक बात कह रहा था, यूरोप को लेकर कहा जाता है कि यूरोप पूरी दुनिया को बैकवर्ड समझता है और अपने आप को बहुत फॉरवर्ड समझता है। लेकिन आज कनाडा के अंदर एक ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर सोचने को दिल करता है कि आखिर आतंकवाद की और इसकी परिभाषा को कैसे परिभाषित किया जाए। वहाँ पर एक शख्स ने पुलिस की वर्दी पहनकर घरों में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 18 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया है, कई लोग इसमें और ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जब पूरा देश लॉकडाउन में, बल्कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, कहीं कोई गतिविधि नहीं है, एक शख्स पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस की गाड़ी लेकर आता है और वो बाकायदा हमला कर देता है, लोगों को मौत के घाट उतार देता है। तो वो मेंटलिटी, वो मानसिकता समझ से बाहर है कि जिसके तहत उसने ऐसा किया। हालांकि एक बात कनाडा को लेकर अभी मन में आ रही थी कि बिल्कुल मिली हुई सीमाएं हैं अमेरिका की और कनाडा की, और अमेरिका के अंदर जिस तरह से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और वहां पर हज़ारों की तादाद हो चुकी है, वहीं कनाडा में सैकड़ों में है। तो ये भी एक कुदरत का एक तरह से जिसे कहना चाहिए कमाल ही है कि दो देश बिल्कुल आसपास, दोनों की लगभग कुछ तरह से एक तरह से कल्चरल एकता भी है, लेकिन वहाँ पर कोरोना और कुदरत का जो कहर है वो अलग अलग तरह से देखने को मिल रहा है। लेकिन कई मामलों पर बात करने का मन है। लेकिन आज सबसे पहले आपसे बात करने का दिल चाह रहा है उस लड़की के बारे में। 12 साल की एक बच्ची है जो कि कोरोना से प्रभाव के बाद लॉकडाउन हुआ और वो फैमिली तेलंगाना में फंस गई, जो कि मिर्च के खेतों में कहीं ना कहीं काम करते थे, वो मजदूर थे और उनको अपने प्रदेश में जाना था अपनी फैमिली के साथ। कई सौ किलोमीटर उसको पैदल चल के जाना था, लेकिन घर से महज 50 किलोमीटर पहले ही उसकी डेथ हो गई और एक तरह से कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन या थकन या भूख या पानी की कमी से उसकी मौत हो गई। एक तरह से कल का वो सवाल दोबारा से ज़िंदा हो गया है, जिसमें अशोक गहलोत ने सवाल उठाया था कि जो फ़्लाइट से जाने वाले लोग हैं, वीआईपीज़ हैं, उनको जाने के लिए 4 दिन का समय दिया गया और जो गरीब मज़दूर हैं उनको 4 घंटे का भी समय नहीं दिया गया। तो ये जो बच्ची की मौत हुई है, इस पर आज एक तरह से बड़ा मन खिन्न हो रहा है और ख़ासतौर से उस व्यवस्था पर सवाल उठा है जिसमें गरीबों को लेकर ख़ासतौर से डिस्क्रिमिनेशन नज़र आया, या व्यवस्था पर। एक बच्ची अपनी फैमिली के साथ जा रही है ज़िंदगी को बचाने के लिए, लेकिन वही ज़िंदगी मौत के मुंह में चली गई। ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस पर प्रशासन ने अपनी तरह से अलग अलग बातें भी कही और कहा है कि उसको कोरोना के टेस्ट भी कराया गया और ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जिस व्यवस्था में उसकी मौत हुई है ये अपने आप में बड़ा सवाल है और बड़ा दर्दनाक है। और इस तरह के और भी मामले हैं। एक शख्स 2800 किलोमीटर दूर पैदल चल के अपने घर जाने की कोशिश में घर पहुंचा, और उसके अलावा कुछ लोग और भी ऐसे आपने देखे होंगे। लेकिन आनंद विहार के पास जो एक भीड़ आपने देखी होगी लाखों लोगों की, वो अचानक फंस गई और उसको घर जाने का रास्ता नहीं मिला, वो दिल्ली में ही फंसे हुए हैं। और इस मौके पे मैं आज हम लोग आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि आप बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े दान पुण्य की बात करते हैं, अपने आसपास देखें, अपने नज़दीक में देखें, और भले ही उनकी पैसों से मदद ना करें, लेकिन उनको खाने के पैकेट या कुछ ऐसी मदद आप कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी की ज़रूरत की जो बहुत कम पैसों में भी पूरी हो जाती है, और ख़ासतौर से इस वक्त पैसे की अहमियत नहीं है बल्कि ज़रूरत के पूरे होने की अहमियत है। तो आप बड़े फ़ोटोज़ खिंचवाने के बजाय, बड़े दावे करने के बजाय, NGOs को या बड़े बड़े फंड्स को आप दान करने के बजाय छोटे छोटे भी आप अपने आसपास
लोगों की मदद करके एक अच्छा काम कर सकते हैं। और ख़ास तौर से सबसे बड़ी बात कही जाती है कि अपने आसपास के और अपने लोगों की मदद करना सबसे बड़ा जो है एक पुण्य का काम है और बड़ा काम है। तो आप अपने आसपास देखें और कोई ऐसा मदद की ज़रूरत वाला जिसको दरकार हो उसकी आप मदद करके इस वक्त बड़ा काम कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी बातों से फ़िलहाल बचें और ख़ास तौर से एक दूसरे पर निशाना साधने की या वैमनस फैलाने की कोशिश करने वालों से तो दूर ही रहें। ख़ास तौर से जो मैं कह रहा था कि बड़ी बड़ी फेंकने वालों को किस तरह से इस बार मुँह की खानी पड़ रही है, उसके कई नमूने देखने को मिले हैं। कल मैं आपसे बात कर रहा था कि जो मीडिया लगातार हमारे ही भाई बहुत बढ़ चढ़ के किसी ख़ास चीज़ पे फोकस हो रहे थे। वहाँ महाराष्ट्र के अंदर 53 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आज तमिलनाडु के अंदर भी कई पत्रकारों को अगर देखा जाए एक चैनल के लगभग 23 पत्रकार बताया जा रहे हैं, 20 से ज़्यादा उनको कोरोना पॉजिटिव की खबर आने के बाद लाइव शो तक कैंसिल करना पड़ गया। ये तमाम वो बातें हैं जो कुदरत कभी कभी ये दिखाती है कि नहीं, करने वाली जो पावर है वो कोई और ही है। ख़ास तौर से एक मॉडर्न ज़माने को, जबकि हम चाँद पर जाने की बात कर रहे हैं, डिजिटल और तमाम चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को हम एक गांव मान रहे हैं। आज वो बिल्कुल गांव नहीं बल्कि वीराने की तरह हो गया। सड़कों पर कोई रौनक नहीं है, कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ खबरों को लेकर अगर आप बात करें तो कोरोना जो टेस्टिंग है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जो कोरोना की टेस्टिंग की जो किट थी उस पर राजस्थान सरकार ने बाकायदा 2 दिन पहले सवाल उठाने शुरू किए और अब उन्होंने उस पर रोक लगा दी है। और इसी को देखते हुए जो ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो है उसने भी आप ऐलान किया है कि वो 2 दिन तक जांच में उस किट का इस्तेमाल ना करें, उससे जांच ना करें। हालांकि जो एक बड़ा आंकड़ा उन्होंने बताया था, लाखों लोगों की टेस्टिंग हुई है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान सरकार ने कहा है कि सिर्फ 5% ही मामलों में जांच जो है सही आई है, बाकी 95% यानी 100 अगर जांच की गई हैं उसमें पॉजिटिव पाया गया, लेकिन जब जाके किया तो वो रिजल्ट्स जो हैं डिफ़र कर रहे थे, वो फ़र्क कर रहे थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी गंभीर बात है कि जिस जांच को लेकर हम या सारा समाज या देश जो है शोर एक तरह से हो रहा था कि इसको पॉजिटिव है या इसको नेगेटिव है, वो भी जो किट है या वो जो एक इक्विपमेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में। हालांकि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और एक जिस तरह की ये महामारी आई है अचानक, तो ऐसे में सतत प्रक्रिया है, इस पर हम सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन सवाल हम उन लोगों पर उठा रहे हैं जो इस तरह की खबरों को लेकर किसी को टारगेट कर रहे थे या किसी को एक तरह से हिट करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो शायद अब परहेज़ करें और ये देखें कि खुद सरकार जो है, राजस्थान सरकार कह रही है कि उसके जो नतीजे हैं वो ऑथेंटिक नहीं हैं। और अब ICMR ने भी कहा है कि ये जो जांच है इसको 2 दिन तक ना किया जाए, हम इसको सुधार करके करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से हम घोटालेबाज सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं और हमारे चारों तरफ जो अफसरान का या हम जैसे लोगों का भी ख़ास तौर से जो एक चरित्र बन गया है करप्शन का, वो अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। कई जगह से शिकायत आ रही है कि सैनिटाइजेशन जो हो रहा है जहाँ, वो भी कहीं ना कहीं घटिया क्वालिटी का या उसमें सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर या मिला के ही छिड़काव किया जा रहा है। तो ये भी अपने आप में जांच का विषय है, ख़ासतौर से उस समय जबकि महामारी फैल रही है। लेकिन जो बेईमानी को पसंद करते हैं या करप्शन को या घोटाले के दम पर जीना चाहते हैं, वो शायद यहाँ भी खेल कर ना रहे हों। इस बात को लेकर शायद व्यवस्था को और सरकार को भी चौकन्ना रहना होगा और इस पर नज़र रखनी होगी, ख़ासतौर से उस सूरत में जबकि मदद के नाम पर अरबों खरबों रुपए का खेल होने की बात हो रही है। तो ऐसे में जो करप्शन वाले लोग हैं वो भी कहीं अपना गेम न सजा लें, ये एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा जो मैं बात कर रहा था तमिलनाडु वाली, वो अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। जर्नलिस्ट चपेट में हैं, पुलिसकर्मी चपेट में हैं, डॉक्टर्स की मौत हो रही है। कई डॉक्टर्स उसके इलाज के दौरान वो खुद बेचारे इसमें लिपट गए हैं इसके प्रकोप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा के अंदर भी एक कर्मी, कोई वहाँ पर उसका कर्मी वो संक्रमित पाया गया है, राष्ट्रपति भवन में भी। और अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के जो CM हैं उनके यहाँ भी कुछ पुलिसकर्मी जो तैनात थे उनमें से कुछ लोगों को पॉजिटिव पाया गया। तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कोरोना को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि फला आदमी या फला ग्रुप या फला संप्रदाय या फला लोग जो हैं इसके लिए ज़्यादा संवाहक थे। हालांकि अगर आप बात करें तो पूरी शुरू से अब तक, चाहे वो बड़े बड़े आयोजन हों, चाहे वो बड़े बड़े मामले हों,
तो ये अपने आप में अब हो गया है कि ये किसी को भी हो रहा है, तो कम से कम बड़ी बातों से परहेज करें और सब लोग अपने अपने, मैं बहुत पहले ये बात कह चुका हूँ, कई हफ्ते पहले ये बात मैंने कही थी कि अपने अपने गिरेबान में झांकें और अपने अपने जो गलतियाँ हुई हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो इंसान की दिमाग से बिल्कुल बाहर की होती है और इंसान उसको समझने में बहुत मुश्किल करता है, देर लगाता है। हालांकि उसको स्वीकार करने में कभी कभी बड़ी शर्म आती है, लेकिन सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। बच्ची की हम बात कर रहे थे, तेलंगाना से वो अपने घर जा रही थी छत्तीसगढ़ और रास्ते में उसकी मौत हो गई। ये सवाल कल हम बात कर रहे थे, अशोक गहलोत ने भी उठाया था कि वीआईपीज़ को जिस तरह से मौका दिया गया, तो उसको अगर आप देखें, ये बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय बन गया है। उत्तराखंड में ऋषिकेश के अंदर गुजरात के लगभग 1800 टूरिस्ट थे। उनको निकालने के लिए गुजरात सरकार ने और उत्तराखंड सरकार से गुहार लगाई और कहा, तो बसें लगाई गई, उन लोगों को घर छोड़ के आया गया और यहाँ से जब गए हैं बसें तो उनको लेके गई हैं, जब आई हैं तो हालांकि कुछ लोगों को लाई लेकिन उनको रास्ते में उतार दिया। तो इसके अलावा अभी कोटा से आपने देखा होगा, यूपी के कुछ स्टूडेंट्स थे, उसमें कुछ बताया जा रहा है वीआईपीज़ भी थे, नेता भी थे, एमएलए भी थे, शायद उनके बच्चे भी थे। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर किसी नेता के बच्चे को निकाले जाने के लिए सरकार ने कोशिश की है और वो शख्स कोई चाहे पिता है अपनी बेटी को या बेटे को लेने गया है, तो इस पर हमें कोई विरोध नहीं है। एक बाप के नाते हम भी ये चाहते हैं कि हर एक का बच्चा सुरक्षित रहे, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर उनको लाया गया है तो ये एक अच्छी पहल है, लेकिन उस मुकाबले पर जो फैसिलिटी उन लोगों की दी गई है तो आम नागरिकों को भी देनी चाहिए, गरीबों को भी मिलनी चाहिए। ये हमारा सवाल है। हमारा ये सवाल नहीं है कि उनको क्यों मिला, हमारा सवाल है उनको तो मिला, अच्छी बात है, लेकिन इनको क्यों नहीं मिला, इस पर हम फोकस करना चाहते हैं। जो बच्ची आज मरी है, जिसकी डेथ हुई है, जिसने एक जैसे कहना चाहिए उस व्यवस्था के लिए अपनी जान उसकी चली गई, जिंदगी हालांकि उसकी इतनी थी, लेकिन वीआईपीज़ के बच्चों को आप फ्लाइट से भी ला सकते हैं, बसेस से भी ला सकते हैं, उनको कोशिश भी की जा सकती है। ऐतराज़ इस पर नहीं है, ऐतराज़ इस पर है कि जो आम नागरिक है उनका क्या होगा। उनको आप बांद्रा के स्टेशन पे भी लाठी चलाते हैं, वो बेचारे जाने के लिए अगर जा रहे हैं, हालांकि कोई भी अफवाह हो, चाहे वो रेलवे की गलती हो या किसी जर्नलिस्ट की गलती हो, लेकिन वो लोग तो अपने घर जाने के लिए अगर आए थे तो उनको तो लाठी फटकारी जाती हैं। और अगर गरीब पैदल जा रहा है तो रास्ते में मर सकता है, या उनको आप कहीं डिटेन कर लेते हैं और उनको क्वारंटाइन करने के लिए कहीं रोका जा सकता है। लेकिन जो वीआईपीज़ हैं उनके लिए जो ट्रीटमेंट है वो अगर इस तरह से होता है तो लगता है कि जो लोकतंत्र का या संविधान का जो आर्टिकल 14 है कि बराबरी का होना चाहिए, या जो भी प्रावधान है, जो भी प्रोविजंस है, उनका कहीं ना कहीं ऐसा उल्लंघन होता है जो शायद देश के आज़ादी के वक्त जो जिन लोगों ने कुर्बानी दी उन्होंने, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, या उस टीम ने जिसने संविधान का को रचा था, उन्होंने शायद ऐसी परिकल्पना नहीं की होगी कि आज़ादी के महज 70 साल बाद ऐसा होगा कि अगर सुविधाएं दी जाएंगी तो सुविधाओं के लिए भी एक डिस्क्रिमिनेशन सामने नज़र आएगा। यानी एक तो ये कि आरोप लग रहे हैं, बल्कि नहीं, बल्कि ये कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। शायद ये शर्मनाक है और इसको लेकर कम से कम हम ये ज़रूर कहें कि जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनको भी वो फैसिलिटी मिले, उनके लिए भी काम हो। हालांकि अभी हम परसों बात कर रहे थे 2 दिन पहले कि देवगौड़ा साहब जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके पोते की शादी, यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं SD कुमार स्वामी, उनके बेटे निखिल कुमार स्वामी की शादी हुई, और उनकी जो शादी जिस लड़की से हुई वो भी वहाँ की पूर्व गृह मंत्री की थी। अच्छी बात है, किसी के परिणय सूत्र बन रहे हैं, अच्छी बात है, जीवन दाम्पत्य जीवन बन रहा है, खुशी की बात है। लेकिन उसी दौर में हमने आपको वो वीडियो भी दिखाई थी जब जो आम लोग, आम जनता मुर्गा बनाई जा रही है सड़कों पर, उनके ऊपर लाठी फटकारी जा रही हैं, और जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट है। और ख़ास तौर से हमने जिक्र किया था मुरादनगर के अंदर 7 लोगों की एक बारात थी, उसको जेल में भेज दिया गया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ रहे थे, वो शादी करने जा रहे थे। तो वहाँ तो सैकड़ों हज़ारों लोग थे। तो ये अपने आप में कोरोना पे चर्चा होनी चाहिए। कोरोना के कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्ट और हमारी सरकार लगी हुई है। सरकार के जो कदम हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, घरों में हैं इतने दिन से, और जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको भी रुकना चाहिए। लेकिन इन सवालों पर भी बात होनी चाहिए, जो हमारे प्रशासनिक जो मशीनरी है वो उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना करे, क्योंकि वो भी हम में से ही हैं, हम लोगों के बीच से ही वो लोग जाते हैं, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, या कोई भी हो। और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि वो अपनी
सिर्फ इस काबिलियत पे नेता बने हैं कि लोगों ने उनको पसंद किया है। आईएएस और पीसीएस और आईपीएस जो हैं वो तो काबिलियत के मेरिट के बेस पे बने, लेकिन ये नेता तो सिर्फ जनता के एक तरह से रहमो करम पर या उनकी पसंद पर बने हैं। लेकिन वो भी अगर ऐसा करेंगे तो शायद लोकतंत्र का जो एक परिकल्पना है उस पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद अभी उसमें सुधार की एक ज़रूरत है। फिलहाल एक चर्चा और भी हम करना चाहेंगे, कर सकते हैं। कुछ लोग लगातार टारगेट कर रहे थे, कुछ लोग ऐसी मतलब नफ़रत की या ऐसी बातें कर रहे थे जिनको लेके शायद ये वक्त नहीं था। हालांकि वो एमपी हैं, सांसद हैं, लोगों ने उनको चुना है, तेजस्वी सूर्या हैं, कई दिन हालांकि, लेकिन उनका जो ट्वीट की भी मैं बात कर रहा हूँ वो भी 5 साल पुराना है और 2-3 दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है। एक जनप्रतिनिधि जिसको लाखों लोग चुनते हैं, सांसद बना के संसद में भेजते हैं, देश के भविष्य का निर्माण करने वाली उस लोकसभा में भेजते हैं जहाँ पर चुनिंदा लोग जाते हैं, कुछ 100 लोग जाते हैं, उसमें शामिल अगर शख्स इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे और वो ये कहे कि इस लगभग 1400 साल से वहाँ की महिलाओं ने ऐसे मतलब बच्चों को जन्म दिया है, तो हालांकि उसको जवाब जो जिसने दिया है, मैंने सुना है कि किसी शख्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपने जो बात कही है शायद वो आपकी माँ ने आपको बताई होगी, आपकी माताश्री ने बताई होगी। तो हालांकि हम उसकी बात को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, इसकी बात को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम ये बातें करने वाले लोगों को एक बार ये सोचना चाहिए कि जो ये कोरोना है बहुत छोटा, बहुत बारीक, बहुत ना दिखने वाला वायरस है, लेकिन जो हम परेशानियां खड़ी कर रहे हैं ये हम देखते दानिस्ता वो परेशानियां खड़ी कर रहे हैं जिनके असरात शायद बाद तक होंगे। चाहे वो सांप्रदायिकता की बात हो, चाहे वो माहौल ख़राब करने की बात हो, चाहे वो आपसी नफ़रत फैलाने की बात हो, ये बातें शायद ज़्यादा नुकसानदेह होंगी। मैं बार बार हम लोग ये कह रहे हैं, हमारी टीम का भी ये कहना है, हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने तो बाकायदा ये लिखा कि कोरोना को तो हम हरा लेंगे लेकिन उसके बाद जो असरात बचेंगे उनको कैसे हराएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो ये इस तरह से, और ख़ास तौर से अभी सोनू निगम को आज लोग चर्चा कर रहे थे। सोनू निगम गायक हैं और वो उनको अजान से बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब वो दुबई में ही फंस गए जहाँ अजान शायद होती होगी, उनके कानों में आवाज़ जाती होगी। लेकिन हम इस मौके पे उनको भी क्रिटिसाइज़ इसलिए नहीं करना चाहेंगे कि वो उनके विचार रहे होंगे, उन्होंने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया जिस पर उन्होंने कहा था, तो बहादुरी भी ऐसी है कि उन्होंने वहाँ डिलीट कर दिया उसको। लेकिन अब उनको शायद गिरेबान में झांकना चाहिए कि इस तरह की बातें करने से कभी भी हम हो सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, समाज में कोई सा भी हो, मुस्लिम समाज हो या हिंदू भाई हो, वो दोनों तरफ अच्छे लोग बहुत हैं, ज़्यादा तादाद अच्छे लोगों की, लेकिन चुनिंदा जो लोग हैं जो इस तरह की न्यूसेंस फैलाते हैं वो शायद दोनों जगह हैं। कम इधर भी नहीं है, कम इधर भी नहीं है। कम इधर ऐसे नहीं है कि वो भी अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं। तो बार बार हम जो कहते हैं कि ये इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें और ख़ास तौर से इन बातों को आगे प्रचारित भी ना करें और इनको जो है ना फैलाएं। और भी कई ऐसी घटनाएं रहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस लॉकडाउन के दौरान, ये 2-3 महीने के दौरान जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं उसमें समाज का जो अपना चेहरा हमारा नज़र आया वो भी कहीं ना कहीं हमें देखना होगा, उसको धोना भी होगा। हमारे कुछ ऐसे व्यापारिक संस्थान हैं, बड़े संस्थान हैं, उनके रेट्स बढ़ गए हैं, उनकी हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। अभी आप किसी भी चीज़ को देख लें, वो सर्विस के नाम पर या परेशानी के नाम पर रेट बढ़ा दिए हैं। और आमतौर पे कुछ ऐसी जो डेली जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके रेट बढ़ गए। ये अपने आप में हमें सोचना होगा कि ऐसी परेशानी के वक्त में भी अगर मुनाफाखोरी की जाएगी, हालांकि सरकार लगातार मुस्तैद कार्रवाई हो रही है, यूपी में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन हम अगर ये खुद भी सोच लें, हमारे जो भाई हैं, जो भी लोग इसमें व्यापार में लगे, व्यापार तो 12 महीने होता है, हम ही लोगों से आपस के लोगों से ही व्यापार होता है, लेकिन अगर परेशानी के समय में हम लोग सिर्फ कमाई की ही सोचेंगे तो वो भी एक तरह से गंभीर बात है। लेकिन एक बार फिर हम सोचें कि जिन डॉक्टर्स के ऊपर लोगों ने पत्थर मारे वो अपने मन में देखें कि उन्होंने क्या गलती की। जिन पुलिसकर्मियों पर जिन्होंने हमला किया वो भी देखें कि जो पुलिस आपकी सुरक्षा में खड़ी, आप उस पर हमला कर रहे हैं। और जिन लोगों ने पुलिस पर हमला करा उनके हाथ तक काट दिए, पंजाब की घटना में हाथ ही काट दिया पुलिस ऑफिसर का, ये अपने आप में देखने वाली बात है। दूसरी, पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए, उनको डंडा या वर्दी जो मिली है वो हमारी और समाज की सुरक्षा के लिए मिली है, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक्सेस ऑफ पावर जो है वो शायद इस्तेमाल करने से पहले सोचें कि ये समाज भी वही है जिससे वो आते हैं निकल के। तो आज अगर बात करें तो पूरी सब खबरें तो बहुत हैं, खबरों को खबरों के नज़रिए से देखें, लेकिन हर खबर एक सीख दे के जाती है। आप खबरों से सीख सकते हैं, आप खबरों से ये सीख सकते हैं जो चीज़ें हमारे आसपास घटित हो रही हैं, जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, उसमें कहीं कोई मैसेज तो नहीं छुपा। उस मैसेज को पढ़ने की अगर आप कोशिश करेंगे तो हर खबर एक मैसेज भी होती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई सीख भी होती है, कहीं ना कहीं आपको अपने आत्ममंथन करने का भी वो प्रेरणा देती है। तो कोरोना
बड़ा बारीक वायरस है, लेकिन बड़ा वायरस है, काबू में अभी नहीं आ रहा है। अमेरिका जैसे देश जूझ रहे हैं, चाइना और फ्रांस, इटली, स्पेन, बेल्जियम, ये तमाम वो देश हैं जो बहुत एडवांस हैं। भारत लगभग कई दिनों से जो है पूरा लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी फाइट किया है। लेकिन अभी हमें और जिसे कहना चाहिए एकता की और साहस की और संयम की ज़रूरत है। और फिलहाल हमको ये देखना होगा कि इससे जब तक हम पूरी तरह पार ना पालें, तब तक कम से कम हम अपने जो पसंदीदा खेल हैं, जो हमारे फेवरेट गेम्स हैं, सांप्रदायिकता हो या एक दूसरे को नीचा दिखाना हो या एक दूसरे की टांग खींचना हो या एक दूसरे को हम किसी तरह से टीज़ कर सकें, उनको हम बाद में भी खेल लेंगे। हिंदू मुस्लिम हम बाद में भी कर लेंगे। हम यहीं रहेंगे तो शायद ये करते रहेंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर खेलेंगे किससे? तो कम से कम अपने गेम को बनाए रखने के लिए मैदान पे तो बने रहें। गेम तो हम कर लेंगे, गेम तो हम बाद में भी खेल लेंगे, लेकिन मैदान पे बने रहने के लिए फ़िलहाल घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, पुलिस का, प्रशासन का सहयोग कीजिए। और ये आपको अच्छा लगेगा कि पुलिस डंडा लेके आएगी तभी आप कंट्रोल होंगे। मुझे लगता है कि आप बिना डंडे के भी कंट्रोल हो जाएंगे। तो एक ओबीडियंट बच्चे की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह हम लोग अपना बिहेवियर साबित कर सकते हैं और सरकार को भी सहयोग कर सकते हैं। सरकार को सहयोग करना हमारा सबका फ़र्ज़ है। तो फिलहाल आज इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।